हेलो एस्पिरेंट्स, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू द टेक द टॉपिक जो हम लास्ट क्लास में देख रहे थे, दैट इज वेस्टर्न फिलोसोफर। और उसी को हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ और इम्पोर्टेंट फिलोसोफर के बारे में जो वेस्टर्न कंट्रीज से थे उनके बारे में देखने की कोशिश करेंगे। इन द लास्ट क्लास वी हैव टॉक्ड अबाउट प्लाटो, एरिस्टोटल एंड डेक्रेटिस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्लास में एंड वी विल टुडे टॉक अबाउट स्पिंजो। स्पिंजो आई साइड स्पिंजो ना, स्पिंजो नहीं है, स्पिनोज है, स्पिनोज। ठीक है, स्पिनोज। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्पिनोज जो थे उनका मानना था कि हर चीज दुनिया में इंटरकनेक्टेड है। सो लेट अस ट्राई टू कनेक्ट दिस प्रोफाउंड आइडिया ऑफ स्पिनोज कि वो क्या था। आज के सेशन में अभी स्टार्ट उसी से करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं स्पिनोज कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस, द वन एंड ओनली। ये इनका एक कंसेप्ट था। देखिए, स्पिनोज जो हैं वो एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर हुआ करते थे। उन्होंने एक बहुत ही यूनिक आइडिया दिया था अपने टाइम पे। उन्होंने कहा कि सब्सटेंस वो चीज है जो इंडिपेंडेंट होती है। क्या कहा उन्होंने? कि सब्सटेंस वो चीज है जो इंडिपेंडेंट होती है और जिसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे चीज पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। ठीक है, ये समझे आप सब्सटेंस का क्या उन्होंने कहा। अब इसके बिहाइंड वो लॉजिक देते हैं। अब वो लॉजिक क्या देते हैं सब्सटेंस के बिहाइंड? लॉजिक ही गेव इज, स्पिनोज ने लॉजिकली कहा कि अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है, समझिएगा, स्पिनोज का कहना था अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है तो वो इन्फिनाइट है, वो अनंत है। ठीक है, मतलब अगर कोई चीज इंडिपेंडेंट है तो वो अनंत होनी चाहिए। अगर वो इन्फिनाइट है, अगर वो इन्फिनाइट है तो वैसे कोई दो चीजें नहीं हो सकती जी दुनिया में, वो एक ही होगा। फिर वो इन्फिनाइट है तो दो चीजें सिमिलर होके इन्फिनाइट नहीं हो सकती, उनका कहना था। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ही सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। इस एक ही सब्सटेंस को स्पिनोज ने गॉड या नेचर कहा था। भाई दो ऐसी चीजें नहीं हो सकती, दो गॉड नहीं हो सकते, उनका कहना था एक ही होगा और एक ही अनंत होगा। और अगर वो अनंत है तो दूसरा कोई चीज हो नहीं सकता। यही वो इनफाइनाइट सब्सटेंस को कहते हैं कि वो गॉड है या नेचर है। उनके लिए गॉड और नेचर एक ही चीज था। जैसे पुरुष प्रकृति वाला कंसेप्ट एक ही था उनके लिए। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं हम लोग। पूरे ओशियन को उन्होंने एक सब्सटेंस कह लिया। ठीक है, पूरा ओशियन एक सब्सटेंस है। जो भी वेव्स आते हैं या पानी में कोई ड्रॉप है वो सब उस ओशियन का ही हिस्सा है। एक वेव ओशियन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दिस इज व्हाट स्पिनोज से। नाउ ही टॉक्स अबाउट द एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स, द पार्ट्स ऑफ द होल। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स एंड मोड्स ऑफ स्पिनोज थ्योरी? ठीक है, स्पिनोज की थ्योरी के एट्रीब्यूट्स। अब जब हम समझ गए हैं कि सब्सटेंस क्या है तो सवाल उठता है कि हमारा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, हम इंसान, ह्यूमन बीइंग और बाकी सब फिर क्या है? तो स्पिनोज ने इसको दो चीजों से डिफाइन किया था। उनका कहना था कि एक एट्रीब्यूट होता है, एक मोड होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि सब्सटेंस है तो हम सब क्या है, यूनिवर्स क्या है? तो उन्होंने एट्रीब्यूट और मोड्स बोला हमको। अब एट्रीब्यूट्स क्या है? एट्रीब्यूट्स वो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। एट्रीब्यूट्स वो फंडामेंटल, एकदम समझिएगा, फंडामेंटल आपके प्रॉपर्टीज हैं जो उस एक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस क्या है? गॉड। मतलब एट्रीब्यूट वो एक चीज है, वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है उस एक सब्सटेंस की। ठीक है, सब्सटेंस दैट इज गॉड की नेचर वो डिस्क्राइब करता है, वो होता है एट्रीब्यूट। ये उनका कहना था। स्पिनोज ने कहा कि गॉड के इन्फिनाइट एट्रीब्यूट्स हैं, जो सब्सटेंस है उसके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हम इंसान सिर्फ बोल सकते हो दो को परसीव कर सकते हैं। उसके बहुत प्रकार हैं, बहुत चीजें हैं, बट दो ही चीजों को हम क्या कर सकते हैं? परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दैट आर थॉट्स एंड एक्सटेंशन।
तो एट्रीब्यूट्स के अंदर उन्होंने कहा थॉट एंड एक्सटेंशन। व्हाट आर थॉट? थॉट का मतलब चेतना, आर माइंड, आइडिया एंड कॉन्शियसनेस, दोज आर अ पार्ट ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ द सब्सटेंस। उनका कहना था जो हम परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन उन्होंने कहा, एक्सटेंशन इज नथिंग बट फिजिकल डायमेंशन, द फिजिकल वर्ल्ड, द स्पेस एंड बॉडीज। ठीक है, तो हम क्या हैं, हम अपने माइंड, आइडियाज और कॉन्शियसनेस को समझ सकते हैं, और साथ में हम जो फिजिकल वर्ल्ड है, स्पेस है और बॉडीज को समझ सकते हैं। तो मोड्स क्या है फिर, जब एट्रीब्यूट ये है तो मोड्स वो डिपेंडेंट टेम्पररी स्टेट या प्रॉपर्टीज हैं जो उस एक सब्सटेंस का हिस्सा है जो गॉड है, उसी का हिस्सा है ये, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी का टेम्पररी स्टेटस या प्रॉपर्टी है वो। जैसे एक वेव ओशियन का मोड है, समझ रहे हो, जो ओशियन का एग्जांपल दिया मैंने उसमें। सिमिलरली आपका माइंड, योर थॉट्स, गॉड का ही एक, वो सब्सटेंस का ही एक थॉट मोड है। ठीक है, और आपकी बॉडी गॉड का एक एक्सटेंशन मोड है। क्या है? एक एक्सटेंशन मोड है। दिस इज व्हाट स्पिंजो टेल्स अस। नाउ स्पिंजो आल्सो कॉल्स अबाउट, टेल्स अस अबाउट दैट गॉड इज एवरीथिंग। मतलब स्पिंजो का पैनेथिज्म, उसको इंग्लिश में पैनेथिज्म बोलते हैं, स्पिनोज का पैंथीजियम, दिस इज नथिंग, गॉड इज एवरीथिंग। स्पिनोज की फिलॉसफी का पैनेथिज्म कहता है, पैन का मतलब होता है ऑल, इस पैनेथिज्म में पैन का मतलब होता है ऑल, और थियोस का मतलब होता है गॉड। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल इज गॉड एंड गॉड इज ऑल, गॉड इज एवरीथिंग मैंने लिखा ना यहाँ, यही है स्पिनोज का पैनेथिज्म। अगर पूछ दिया तो पैन का मतलब ऑल, गॉड होता है थियोस, तो गॉड इज एवरीथिंग, ऑल इज गॉड, गॉड इज ऑल। व्हाट इज द डिस्टिंक्शन, फिर क्या डिफरेंस हो गया, समझते हैं, सब समझेंगे अपन, कोई टेंशन नहीं। जो इनका पैंथीजियम है ये एक ट्रेडिशनल थीजियम, जहां गॉड ने दुनिया बनाई और वो उससे अलग है। मतलब समझे आप, ये पैंथीजियम जो है वो ट्रेडिशनल पैंथीजियम से अलग है, डिस्टिंक्शन है। क्यों? जहां गॉड ने दुनिया बनाई और दुनिया से वो अलग है। और डीइज्म की जब बात करते हैं हम लोग, तब वो क्या होती है, जहां गॉड ने दुनिया बनाई और फिर उसे छोड़ दिया, वो भी अलग है। अब इसका कोर आइडिया क्या है इनका, ये समझते हैं। स्पिनोज एक पर्सनल गॉड में बिलीव नहीं करते। क्या नहीं करते? कि आपका एक कोई पर्सनल गॉड है, ऐसा वो बिलीव नहीं करते कि सबका अलग अलग गॉड हो। और वो ये भी नहीं बिलीव करते जो हम बोलते हैं ना, भगवान ऊपर बैठे हैं, आसमां में बैठे हैं, इंद्रलोक है, या उन जीसस में भी ऐसा बोला जाता है, क्रिश्चियंस में भी, सब में बोला जाता है वो ऊपर वाला है करके। तो आसमान में कहीं बैठे हो उसको वो बिलीव नहीं करते हैं। उनके लिए गॉड कोई अलग एंटिटी नहीं है, भगवान एक अलग एंटिटी नहीं है स्पिनोज के हिसाब से, बल्कि गॉड इज द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी। ही सेज गॉड इज द वेरी फैब्रिक ऑफ रियलिटी। मतलब द ट्री, द प्लैनेट्स, द लॉ ऑफ फिजिक्स, और आप खुद, आपके खुद के विचार, सब वो है। Let us take an example. Imagine, instead of thinking God as a king on a throne, एक राजा को समझो जो गद्दी पे बैठा हुआ है। यू थिंक ऑफ गॉड एज द वेरी एनर्जी, जहां से सब शक्ति निकल रही है, एंड द कॉन्शियसनेस दैट मेक्स अप द एंटायर यूनिवर्स, इजंट इट? इसके हिसाब से जब आप किसी दूसरे इंसान से मिलते हैं तो आप गॉड के ही एक मूड से मिल रहे होंगे, ये इनका कहना है। ठीक है, सो जो स्पिनोज का ये पूरा लॉजिकली जो फिलॉसफी था, ये मॉडर्न फिलॉसफी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला। और आपको क्या समझ आया, स्पिनोज के हिसाब से माइंड और बॉडी दो अलग चीज़ें नहीं हैं, बल्कि एक ही रियलिटी के दो पहलू हैं। ये आपको समझना होगा। ये हो गया स्पिनोज की बात। नाउ वी विल नेक्स्ट टॉक अबाउट लेबनीज थ्योरी।
थ्योरी ऑफ मोनेड्स। ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे इनसे, तो इसलिए मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ आप लोग को कि आपको अच्छे से समझ रहे क्या हो रही है बातें, ठीक है। समझते हैं सबसे पहले द थ्योरी ऑफ मोनेड्स में व्हाट आर मोनेड्स। ये वर्ड ही नया होगा आपके लिए। तो मोनेड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ रियलिटी, ठीक है। समझिए, देखिए हमने डेक्रेटिस के बारे में पढ़ा इसके पहले, जिन्होंने 3 सब्सटेंसेस को माना था। हमने स्पिनोज को पढ़ा, जिन्होंने सिर्फ एक ही सब्सटेंस को माना था। लेकिन लेबनीज ने कहा नहीं, एक या 3 नहीं, अनंत इन्फिनाइट सब्सटेंसेस। आप समझ रहे हो, सब भगवान को खोज रहे हैं मगर सबका रास्ता अलग है। कोई 3 सब्सटेंस बोले, कोई एक सब्सटेंस बोले। लेबनीज बोले हम भी एक नया देंगे, बोले मल्टीपल इन्फिनाइट लेवल ऑफ सब्सटेंसेस हैं। इन अनंत सब्सटेंसेस को उन्होंने मोनेड्स कहा था। यही है मोनेड्स। अगर क्वेश्चन आता है तो मोनेड्स आर द इनफिनाइट सब्सटेंसेस ऑफ गॉड। व्हाट इज अ मोनेड? सिंपल एंड इनविजिबल टर्म में मैं बोलूं तो मोनेड इतना सिंपल है, उनका पार्ट्स नहीं हो सकता, वो डिवाइड नहीं किए जा सकते। जैसे एक एटम को डिवाइड कर सकते हैं क्या? एक मोनेड को हम डिवाइड नहीं कर सकते। समझिए, ये यूनिवर्स के सबसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक हैं लेबनीज के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनेड बिल्कुल विंडोलेस, मोनेड जो होते हैं वो बिल्कुल विंडोलेस होते हैं, ये कहना था लेबनीज का। व्हाट इज विंडोलेस? इसका मतलब है कि वो ना तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ना ही उन्हें बाहर की दुनिया का कोई इनपुट मिलता है। वो मोनेड्स हैं, समझ रहे हो। सब्सटेंस ही है वो भी, और इन्फिनाइट लेवल पे सब्सटेंस है, इन्फिनाइट मोनेड्स हैं। और वो मोनेड को कहते हैं कि वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ना बाहरी हवा लगती है, ना बाहर की कोई जानकारी, ना वो एक मोनेड दूसरे मोनेड से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और वो डिवाइड भी नहीं हो सकता भैया, और इन्फिनाइट भी है। इमेजिन करिए एक यूनिवर्स जिसमें सिर्फ छोटे छोटे अकेले इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हर कंप्यूटर मोनेड है, अपना खुद का प्रोग्राम चला रहा है, लेकिन वो दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट या कम्युनिकेट नहीं कर सकता। ऐसी दुनिया को इमेजिन करिए। अगर एक दुनिया है और उस दुनिया में, यूनिवर्स में बहुत कंप्यूटर हैं, लाखों, और लाखों कंप्यूटर अपनी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना रहे हैं, अपना ही काम कर रहे हैं, मगर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात नहीं कर सकता। दोज आर द मोनेड्स। क्या स्टूपिड एग्जांपल दिया, बट दैट इज द इजीएस्ट व्हाट आई कैन गिव। दिमाग में आया, दे दिया भाई। नाउ नेक्स्ट इज, इन्हीं की एक थ्योरी थी, द थ्योरी ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी। नोट्स में सब होगा आपके पास, तो बस देखते जाओ, समझते जाओ यार। व्हाट इज दिस थ्योरी? अब ये सब मोनेड ओनेड के बारे में समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सा सवाल उठता है सबके दिमाग में। अगर मोनेड्स अकेले हैं और इंटरेक्ट नहीं कर सकते, ये मैंने बोला ना, अकेले हैं सब कंप्यूटर और अकेले हैं और वो इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, तो फिर ये पूरा यूनिवर्स जिसमें सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड लगता है हमको, कैसे काम करता है भैया? एक हार्मनी कैसे है फिर इन सबके बीच में, जब वो मोनेड अकेले हैं, इंडिविजुअल हैं, इंटरेक्ट नहीं कर सकते? आप ऐसी बातें कर रहे हो, दुनिया में सब मोनेड है बोल रहे हो, और हम सब हार्मनी में रह भी रहे हैं। हाउ सो? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेबनीज ने अपनी थ्योरी ऑफ प्री एस्टैब्लिश्ड हार्मनी पेश की। क्या था द लॉजिक बिहाइंड दिस थ्योरी? लेबनीज का कहना था कि इसका कारण है गॉड। उन्होंने कहा इस सब का कारण है गॉड। गॉड कौन है? गॉड जो एक परफेक्ट क्रिएटर है, ठीक है। उन्होंने जब इस अनंत मोनेड्स को बनाया, उनका कहना था जब गॉड ने इस पूरे अनंत मोनेड्स को, इन्फिनाइट मोनेड्स को अलग अलग बनाया, तब उन्होंने हर मोनेड को एक ऐसी तरह से प्रोग्राम किया है कि उनका बिहेवियर जो है परफेक्टली सिंक में हो, एक दूसरे से क्लैश ना हो। ये इनका सॉल्यूशन दिया उन्होंने। अब इमेजिन करिए थोड़ा सा, अब जो दिया है वो दिया, मत बोलना सर ऐसे कैसे मोनेड अलग अलग है, फिर इसको एक्सप्लेन करो, डाउट आ गया मेरे को, गॉड ने कैसे बनाया? मेरे को भी नहीं पता, ये उसने कहा है लेबनीज ने, और मैंने पढ़ा है, और आपको भी ऐसे ही पढ़ना है, क्योंकि उसने कहा है, उनकी थ्योरी है, ये फिलॉसफी है। नाउ मैं ये एनालॉजी से समझा सकता हूं आपको। इमेजिन करिए आपके पास 2 क्लॉक है।
क्या है, दो घड़ियां हैं आपके पास जो बिल्कुल परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड है, एकदम एक दूसरे से सिंक्रोनाइज में है, सिंक्रोनाइज्ड है, ठीक है। वो दोनों एक ही टाइम दिखाते हैं, जब 12 बजा तो दोनों में 12, जब 1 बजा तो दोनों में 1, 2 बजे तो दोनों में 2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्लॉक दूसरे क्लॉक को इन्फ्लुएंस कर रहा हो। ऐसा तो नहीं है ना कि क्लॉक जो 1 है अगर उस पर 1 बजे दिखा रहा है, दूसरा क्लॉक थोड़ा पीछे दौड़ के एकदम बोले घड़ी को ऐसे, दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा ना भाई, एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं वो। इसका कारण है कि उन्हें बनाने वाला जो क्लॉक मेकर था उसने दोनों को शुरुआत से ही परफेक्टली सेट करके दिया है आपको, ठीक है, समझे। वही इनका लॉजिक था कि भगवान ने वैसे ही सबको, हर मोनेड को अपना अपना काम समझा के प्रोग्राम करके भेजा है। अब लेबनीज ना, ये एनालॉजी जो मैंने बताई अभी आपको, ये एनालॉजी को यूज करते हैं हमारे माइंड, जो दिमाग है हमारा, और बॉडी, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वो कहते हैं कि हमारा माइंड एक मोनेड है, हमारा दिमाग एक मोनेड है, और हमारा जो बॉडी है वो एक दूसरा मोनेड का कलेक्शन है, ठीक है। एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते इनके हिसाब से, भाई मोनेड अलग अलग प्रोग्राम्ड है। जब आप सोचते हैं कि आप अपना हेल्थ सुधारोगे, क्या बोलते हैं, जब जब आप सोचते हैं कि आप अपना हाथ उठाओगे, ऐसे हाथ उठाया ना आपने, तो आपका हाथ उठ जाता है। लेकिन ये इसलिए नहीं है कि माइंड ने बॉडी को बोला, उनका कहना है भाई ये, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि गॉड ने माइंड और बॉडी को शुरुआत से ही इसी तरह से सिंक्रोनाइज किया है कि वो दोनों एकदम हार्मनी में काम करते रहें। अब ये भैया मॉडर्न साइंस से थोड़ा अलग चल रहा है, जो है सो है, लेबनीज समझ लो भाई, तो ठीक है। स्टूडेंट जनरली ऑफन कंफ्यूज होते हैं प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी विद अ कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। रिमेंबर दैट देयर इज नो कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन मोनेट्स, देयर रिलेशनशिप इज प्योरली वन ऑफ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन और हार्मनी विच वाज सेट अप बाय द क्लॉक मेकर और द गॉड। समझ आया होगा लेबनीज की थ्योरी। नाउ वी विल नेक्स्ट टॉक अबाउट क्या बचा है, जॉन लॉक बचे हैं भाई, बहुत बड़े फिलोसफर हैं। जॉन लॉक की थ्योरी पढ़ेंगे अब हम लोग, जॉन लॉक की थ्योरी और उनकी एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो ये जॉन लॉक थे, ये बोलते हैं माइंड इज अ माइंड, ये बताते हैं कि माइंड एज अ ब्लैंक स्लेट है। टाट पट्टी याद है, बचपन में ABCD लिखते थे चाक से, वही ब्लैंक स्लेट की बात कर रहा हूं मैं। ही सेज माइंड एज अ ब्लैंक स्लेट, ठीक। अब क्या है समझते हैं। लॉकी जो है ना, लॉकी ने रैशनलिज्म, जैसे डेक्रेटिस के विचार थे, उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रैशनलिज्म या रैशनलिस्ट का मानना ये था लॉकी का कि इंसान पैदा होते ही कुछ इनेट आइडियाज या नॉलेज के साथ जन्म लेते हैं। मतलब आप पैदा हुए तो आपके अंदर पहले से कुछ चीजें इनेट आपके अंदर भरी हुई थी, वो आइडियाज, वो चीजें पहले से भरी हुई थी। लोकी का कहना था, लोकी का, कि लोकी का आइडिया ये था कि लोकी ने इसे बिल्कुल उल्टा कहा, ठीक है। डेक्रेटिस का कहना वैसा था, लोकी ने इसको उल्टा कहा। उन्होंने कहा कि जब एक बच्चा पैदा होता है, यार मैंने यहाँ कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, फिर से इसको ब्रेक करते हैं और फिर से एक बार समझते हैं। डेक्रेटिस की जब मैं पढ़ा रहा था तब भी रैशनलिज्म की बात की थी मैंने, ठीक है। तो जो लोकी हैं उसके रैशनलिज्म को पूरा रिजेक्ट कर देते हैं। जनरली रैशनलिस्ट का मानना था कि इंसान पैदा होता है तो उनके अंदर कुछ इनेट नॉलेज या इनेट आइडियाज बचपन से पैदा होते ही माँ के वूम से पहले से होते हैं। बट यहाँ पे लोकी का आइडिया क्या था, लोकी कहते हैं कि इनसे बहुत अलग, इनसे बहुत बिल्कुल ही उल्टा बोलते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका माइंड एक बिल्कुल ब्लैंक स्लेट होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि, अभी समझो कि उन्होंने कहा कि ब्लैंक स्लेट होता है। अब उन्होंने क्या लॉजिक दिया उसके बिहाइंड, उनका मानना था कि जैसे जैसे इंसान दुनिया में आता है, बड़ा होता है और एक्सपीरियंसेस करता है, स्कूल जाता, लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी, फैमिली, ये वो सब चीजें देखता है, तो उसका माइंड धीरे धीरे इन एक्सपीरियंसेस से भरता जाता है और हमारी सारी नॉलेज
इसी एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, ये लोकी का कहना था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बिल्कुल नया खाली नोटबुक आप लेके आए होंगे फिलॉसफी की क्लास चालू करने के पहले, आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते जब तक कोई उसमें कुछ लिखे ना हो, ठीक है। सिमिलरली हमारा माइंड भी खाली होता है, आप समझिए, और हमारा एक्सपीरियंसेस उस नोटबुक की तरह है जिसको हम भरते जाते हैं एक्सपीरियंसेस की तरह। जैसे आपने इस फिलॉसफी की क्लास के पहले एक नोटबुक लाई होगी, उस नोटबुक में लिख रहे होंगे, उसके पहले उसमें कुछ नहीं था जब तक मैं कुछ बता नहीं रहा था। तो दीज आर द एक्सपीरियंसेस यू आर गेटिंग जब मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। वैसे ही इनका कहना था, आप भी एक टाट पट्टी हो खाली, और जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं आप उसमें भरते जाते हैं चीजों को। अब इनका कहना था कि द सोर्सेज ऑफ आइडिया आर टू। लोकी के अनुसार हमारे सारे आइडियाज, चाहे वो सिंपल हो या बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया हो, वो टोटल दो, ये आइडिया के बारे में बहुत बात करते हैं, दो मुख्य सोर्सेस से आते हैं, इनका कहना था। एक था सेंसेशन, दूसरा ये बोलते हैं रिफ्लेक्शन। समझा रहा हूं क्या है दोनों। सेंसेशन क्या है, व्हाट इज इट? ये वो नॉलेज है, लोकी कहते हैं, जो आप अपने 5 सेंसेस से लेते हैं। कौन से 5 सेंसेस? देख, सूंघना, सुनना, बोलना, टच, मतलब बोलना नहीं, टंग से टेस्ट, स्मेल, आई से देखना, कान से सुनना, और स्किन से फील करना, ठीक है। तो ये सब आप क्या बोल रहे हैं, ये आपके आइडियाज जो हैं एक सेंसेशन से आते हैं। हाउ इट वर्क? जब आप एक रेड एप्पल को देखते हैं तो रेड जो है कलर उसका, वो आपके आइडिया आपको आता है माइंड में, ठीक है, सेंसेशन के थ्रू, क्योंकि आप आंख से विजुअली उसको देख रहे हैं रेड कलर में। यहाँ आपको एप्पल की स्वीटनेस या उसकी शेप का भी पता चल जाता है। ये सिंपल आइडिया है, थोड़ा पका हुआ दिख रहा है, सिंपल, स्वीट, लाल, देख के मालूम पड़ता है ना। थोड़ा सा कई बार ऐसा उल्टा भी हो जाता है, बोले कि एकदम बढ़िया मीठा होगा, खाए, और वो निकल जाता है स्ट्रेस। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? ये हमारे माइंड का इंटरनल ऑपरेशन जो होता है, जो दिमाग में चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। हाउ दिस पर्टिकुलर रिफ्लेक्शन वर्क्स? जब आप अपने ही विचारों, अपने ही थॉट्स, अपने ही फीलिंग्स और मेंटल प्रोसेसेस के बारे में सोचते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन, जब आप ध्यान करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, जैसे आप सोचते हैं कि आप डाउट कर रहे हैं कि, या आप किसी चीज को डाउट कर रहे हैं, या आप किसी चीज को करने के लिए विलिंग है, क्या मेरा पेपर निकलेगा, हाँ मेरा पेपर निकलेगा, तो वो आइडिया रिफ्लेक्शन से आता है आपके, कि आप अपने आप में सोच रहे हैं चीजों को, ठीक है। सो लोकी की जो एपिस्टेमोलॉजी है उसका फाउंडेशन है, ठीक है। लोकी की जो एपिस्टेमोलॉजी है एक फाउंडेशन है। उनका कहना जो था ना, उनका कहना ये था कि कॉम्प्लेक्स आइडियाज जैसे जस्टिस या यूनिवर्स इन्हीं दो सोर्सेस से आई हुई है, ठीक है, रिफ्लेक्शन या फिर आपका क्या मैंने बोला, सेंसेशन से। सिंपल आइडियाज को मिलाकर हम बनाते हैं आउटपुट, जैसे रेड और एप्पल का सिंपल आइडिया मिलकर रेड एप्पल का कॉम्प्लेक्स आइडिया बन जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लोकी की एपिस्टेमोलॉजी हो जाती है खत्म। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, इसको पढ़ना है यार, इसको पढ़ना, मेरे दिमाग से निकल गया क्या पढ़ाना था आप लोगों को। देखो बताओ, ऐसे भी हो जाता है इंसान। हाँ, बर्कले पढ़ना है। बर्कले एंड हिज कोर आइडिया से एस्ट परसेप्ट। सबसे पहले हम समझते हैं इनका कोर आइडिया था से एस्ट परसेप्ट। ये आप मत समझो, इस वर्ड को मत समझो, इसको और क्या बोलेंगे इंग्लिश में, टू बी, इज टू बी परसीव्ड। देखिए, बर्कली की फिलॉसफी को आइडियलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इनकी फिलॉसफी को? आइडियलिज्म। जैसे रियलिस्ट रैशनलिज्म पढ़ा ना इसके पहले, इनकी फिलॉसफी आइडियलिज्म पे बेस्ड है। इनका कोर आइडिया है, इसका कोर आइडिया है कि आइडिया आइडिया बहुत फेमस है, और फेमस कोट है इसके आइडिया के बिहाइंड। जो ये कोट है आपका, ऐसे एस टी परसीव, टू बी इज टू बी परसीव्ड, जिसका मतलब आपको मैंने बता दिया। अब समझते हैं क्या है, इसको थोड़ा डीप में। द रेडिकल आइडिया जो बात हो रही है यहाँ पे बर्कले में, इसका मतलब है कि
कोई भी चीज तभी एग्जिस्ट करती है, बर्कले के हिसाब से कोई भी चीज तभी एग्जिस्ट करती है जब उसको कोई माइंड अपने दिमाग में महसूस या देख सकता हो, परसीव कर सकता हो। ठीक है, अगर वो परसीव नहीं हो रही है तो वो एग्जिस्ट नहीं करती। समझे? टू बी इज टू बी परसीव्ड, टू बी अलग है, इज टू बी परसीव्ड। मतलब कोई चीज अगर आपको समझना है कि वो एग्जिस्ट कर रही है, टू बी है, तो वो आपको परसीव, दिमाग में आपके वो परसीव होनी चाहिए, तभी वो एग्जिस्ट कर रही होगी। इसको समझते हैं एग्जांपल से। देखो फिलॉसफी इतने इजी होती तो फिलॉसफी नहीं होती, ठीक है, टफ होते हैं फिलॉसफी। किसी की सोच है और खतरनाक है, तभी इसलिए आप पढ़ रहे हो। लाखों लोग सोचे हैं चीजें, इन्होंने कुछ अलग सोचा होगा तभी तो आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इसको। तो इसका आइडिया क्या था, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इमेजिन एक फॉरेस्ट में एक पेड़ गिरा हुआ है, एक फॉरेस्ट है उसमें एक पेड़ गिरा हुआ है। ठीक है, क्या है? पेड़ गिरा हुआ है। अगर वो अगर उस फॉरेस्ट में वहां कोई नहीं है तो क्या उसकी आवाज आएगी? अगर आप इमेजिन करिए एक फॉरेस्ट में एक पेड़ गिर रहा है और वो पेड़ गिरता है, धम ले आवाज आता है ना, पेड़ गिरता है। अगर उस फॉरेस्ट में कोई नहीं है मान सुनने वाला, तो क्या उसकी आवाज आएगी? एक मटेरियलिस्टिक फिलोसफर कहेगा हाँ आवाज आएगी, क्योंकि पेड़ और आवाज का फिजिकल एक का कनेक्शन है। ठीक है, दोनों एक फिजिकल चीजें हैं। भाई कोई है, कोई सुनने वाला हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? पेड़ था, भड़ ले गिरा, दुम करके आवाज आया। एक रैशनलिस्ट, एक मटेरियलिस्टिक फिलोसफर तो यही बोलेगा हमारे टाइप का। लेकिन बर्कली कहते हैं, तभी तो वो फिलोसफर है अलग, नहीं आवाज नहीं आएगी कहते हैं वो। एक पेड़ गिरा और आप सोचिए एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा, एकदम जीवन में इतना पेड़ नहीं देखा आपने, उतना बड़ा पेड़ गिर गया और आवाज नहीं आएगा बोल रहे हैं। भाई हम तो एक नॉर्मल मटेरियलिस्टिक फिलोसफर हैं, तुच्छ लोग हैं हम सब, हम तो यही बोलेंगे आवाज तो आएगी। बर्कली कहते हैं नहीं नहीं आएगी, क्योंकि आवाज एक परसेप्शन है। इनका कहना है आवाज एक परसेप्शन है और परसेप्शन के लिए एक माइंड का होना जरूरी है। मैंने पहले ही बोला ना, आप कहीं किसी चीज को बोल रहे हैं कि एग्जिस्ट करता है, अगर आप दिमाग में परसीव नहीं करेंगे उसको तो वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये कहना है बर्कले का। और वो यही चीज बोल रहे हैं, अगर फॉरेस्ट में पेड़ गिरा तो हम बोलेंगे आवाज आएगी, मगर बर्कले बोलते नहीं नहीं आएगी आवाज, क्योंकि वहां कोई परसीव करने वाला माइंड ही नहीं था। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग? वहां कोई परसीव करने वाला माइंड ही नहीं था। जब तक कोई माइंड उस आवाज को सुनेगा नहीं, वो आवाज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये कहना था बर्कले का। ठीक है, अब एक और सवाल उठता है इसके बाद दिमाग में हमारे, तो जब हम किसी चीज को देख नहीं रहे होंगे या हम किसी चीज को देख रहे होते हैं तो क्या वो गायब हो जाती है? बर्कली ने इसका जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो गायब नहीं होती, क्योंकि एक अल्टीमेट माइंड जो कि गॉड है हर चीज को हर पल परसीव कर रहा होता है। समझ में आया? बर्कली के ऊपर एक क्वेश्चन उठा, क्या मैं यहां बैठा हूं और मैं कैमरे को देख रहा हूं, मैं इस क्लास में इस स्टूडियो से अगर बाहर चला जाऊं तो ये कैमरा, वो कैमरामैन, ये माइक लगा हुआ, यहाँ जो लाइटिंग लगी हुई, सब गायब हो जाएगा? नहीं नहीं, फिर बर्कली ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, सब एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? देयर इज समवन गॉड एंड ही इज परसीविंग एवरीथिंग। वो हर चीज को देख रहा है, ऊपर वाला सब देख रहा है। दैट इज व्हाट बर्कली सेज। इसीलिए वो बोलते हैं कि उस पेड़ का एग्जिस्टेंस तभी है जब हम वहां नहीं थे बट गॉड देख रहे थे, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस है। तो ये बर्कले का कहना था। पहले वो बोलते हैं कि अगर कोई चीज को आप देख रहे हैं और वो आपके दिमाग में परसीव नहीं हो रहा है तो वो नहीं एग्जिस्ट करेगा। फिर उसी को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जब पूछा जाता है तो फिर दुनिया में हम कोई चीज को कोई आदमी नहीं देख रहा होगा, उसके माइंड में नहीं होगा, वो सब गायब हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि गॉड है ऊपर वाला, वो सब देख रहा है। Now we will talk about the Berkeley's argument against materialism. जो बर्कले की फिलॉसफी है वो एक डायरेक्ट रेस्पॉन्स थी मटेरियलिज्म और एथिज्म के खिलाफ। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ। मटेरियलिस्टिक लोगों का, मटेरियलिज्म का मानना था, मटेरियलिज्म वाली फिलॉसफी का, कि एक फिजिकल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो माइंड से अलग है, जो दिमाग से अलग है। इन्होंने क्या कहा, जब तक कोई चीज माइंड में नहीं आएगी वो एग्जिस्ट करती।
बट मटेरियलिस्टिक लोगों का कहना था एक फिजिकल वर्ल्ड है जो कि माइंड से अलग है और वो एग्जिस्ट करता है। बर्कले ने कहा यह सोचना ही इम्पॉसिबल है। व्हाट वाज हिज लॉजिक देन? व्हाट द लॉजिक बर्कले गिव, वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं या हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं तो हम हमेशा उस चीज की अपनी आइडिया के बारे में बात करते हैं। अगर मैं एक घड़ी के बारे में बात करूंगा तो मेरी आइडिया के बारे में बात करूंगा इस घड़ी में, आप बात करेंगे तो आप अपने आइडिया के बारे में बात करेंगे। वैसे ही जैसे जब आप एप्पल को सोचते हैं तो आप एक्चुअल एप्पल को नहीं, उस पर्टिकुलर एक्चुअल एप्पल को नहीं सोचते, बल्कि उसकी इमेज और उसकी क्वालिटी, रेड स्वीट राउंड के आइडिया को सोचते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट ही टोल्ड। उनका मानना था कि दुनिया जो हम देखते हैं वो इन आइडियाज का ही कलेक्शन है और ये आइडियाज हमारे माइंड में गॉड ने डाले हुए हैं, भगवान ने डाले हैं। वो गॉड को फिलोसॉफिकल डिबेट का सेंटर पॉइंट बनाते हैं और वहीं वापस ले आते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। बहुत क्रिटिसिज्म हुआ बर्कले का, बहुत खतरनाक टाइप की बातें हैं। अब क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है हम लोग। जहां भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सब देख लेंगे, जितने भी आए खरीद लो और पीवाई क्यूज को देखो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सब क्वेश्चन वहां देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ पीवाई क्यूज की बुक को लोगे तो समझ आएगा क्रिटिसिज्म पूछ रहा है, बर्कले की किस आइडियोलॉजी ऐसे को पूछ रहा है, सब चीजें आपको समझ आ जाएंगी। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। एवरीथिंग कैन नॉट बी स्पून फीडेड टू यू इन योर माउथ। ऑलमोस्ट वी आर डूइंग दैट, बट थोड़ा सा मेहनत करोगे तभी होगा यार चीजें। ठीक है, अकेले एक कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी चीजें से, एक नोट से नहीं निकलता पेपर। ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग सो। बहुत क्लीशे, बहुत रेयर कोई आपको फैकल्टी ये बोलेगा नहीं निकलता पेपर, कोई कितना अच्छा पढ़ा ले। यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू टू क्रैक द पेपर एंड दैट इज द हार्ड वर्क। आपको पीवाईक्यूज निकालने होंगे, आपको मेरे नोट से, मेरे डिस्कशन से देखना होगा कि पीवाईक्यूज में क्वेश्चन कैसे इससे बनेंगे। सीधे आंसर मैंने दिए हुए हैं, वो पूरा वहां छाप सकते हो। यहां मेरा बेसिक काम है आपको बहुत अच्छे से वो कोर आइडियोलॉजी को समझाना। बर्कले नहीं समझ पाओगे जीवन में, आप बता रहा हूं मैं, इतना टफ हो जाएगा बड़े बड़े बुक उठा लोगे तो। क्रिटिसिज्म, जहां बर्कले का आर्ग्यूमेंट एक तरफ बहुत पावरफुल था, वहीं इसकी कुछ बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी थे। समझते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म, रिलायंस ऑन परसेप्शन। इनका बहुत ज्यादा रिलायंस था ऑन परसेप्शन, पूरा बात ही परसेप्शन पे किया इन्होंने। तो एक फिलोसफर हुआ करते थे मॉनरे करके, उन्होंने कहा था कि बर्कले सिर्फ परसेप्शन को ही नॉलेज का सोर्स मानते हैं भाई, जो दिख रहा है, जो दिमाग में आ रहा है वही बस सोर्स है, और चीजों को क्या करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव रियलिटी को वो इग्नोर कर देते हैं। तो ये गलत है, बहुत बोला उन्होंने। इनका नेक्स्ट, इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था द सिंगल रिलेशन। इसका मतलब क्या है समझाता हूं मैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक था इनका, जो दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स थे उनके, उन्होंने कहा कि बर्कली सिर्फ एक चीज और एक माइंड का रिश्ता ही देखते हैं। वही तो शुरू से बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन एक ऑब्जेक्ट का कई रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे एक इंसान, एक फादर, एक ह्यूमन एक फादर हो सकता है, वो हस्बैंड भी हो सकता है, वो बेटा भी हो सकता है, वो बेटी भी हो सकती है लड़की, वो माँ भी हो सकती है, वो दादी भी हो सकती है, वो चाची भी हो सकती है। तो ये डिफाइन नहीं करते, वो एक चीज को एक ही चीज के साथ परसीव करते हैं। ये सारे रिलेशनशिप परसेप्शन पर बेस्ड नहीं होते हैं, ये आपको समझना होगा। ये इनका कहना था सेकंड क्रिटिसिज्म का। और थर्ड बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन विद कॉमन सेंस। कॉन्ट्रडिक्शन, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था, यही था ऐसे एस्ट परसिप का। इनकी जो पूरी फिलॉसफी है कि हमारा कॉमन सेंस के अगेंस्ट है। हम नेचुरली मानते हैं कि जो चीजें हम नहीं देख रहे हैं वो तब भी एग्जिस्ट करती है, और उसी को ये डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, ये अलग ही बातें कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए इनका तीन क्रिटिसिज्म था। तो इसको हम खत्म करते हैं, बर्कले को भी यहाँ पे एंड करते हैं हम सब। और बर्कले के बाद हमारे पास क्या बचा हुआ है,
से 3 तो हमने कर लिया ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको थोड़ा डील करने की कोशिश करेंगे, भले छोटी क्लास हो वो, ये भी क्लास, क्योंकि ना कंसेप्चुअल है, फिलोसफिकल थॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा बता दूं ना मैं एक क्लासेस में, ये सब बाहर के थॉट्स हैं, बहुत टफ है, और मेरा चाहना है कि आप रिवाइज कर लो पहले इसको अच्छे से, इसको रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और जो 4 5 6 बच्चे हैं सबको देख लेंगे, ठीक है। चाहूँ तो मैं 3 4 और ले सकता हूँ 1 घंटे की क्लास में, बट 8 9 फिलोसफर, सबकी फिलोसफी मिक्सअप हो गई, फिर कुछ एंड रिजल्ट आ नहीं रहा हमारा, क्या फायदा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।